हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बोन फ्रैक्चर के बारे में, यानी हड्डी टूटने के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, यानी फुल नॉलेज देने वाला हूं कि हड्डी टूटने के बारे में, यानी फ्रैक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई हमारी कौन सी हड्डियां होती हैं बॉडी में। जैसे मैं आपको ये ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल में भी दिखाऊंगा कि जैसे मान लो हमारी अगर यहाँ इधर इस वाले एरिया में फ्रैक्चर हुआ है तो कौन सी बोन में हुआ है, अगर इस वाले पार्ट में हुआ है तो कौन सी बोन में हुआ है, कौन सी हड्डी टूटी है। ठीक है, ऐसे रेप्स वगैरह पैरों में अगर होता है तो कौन सी हड्डियां होती हैं, कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, तो वो सारा मैं आपको इस मानव कंकाल में यानी ह्यूमन स्केलेटन में दिखाऊंगा। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हड्डी जब टूटती है तो वो कितने दिन में जुड़ती है। जो सबसे ज्यादा मेरे से सवाल किया जाता है, लोग कॉल करते हैं या पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बोन टूटी है या फ्रैक्चर हुआ है, कितने दिन में जुड़ेगा, सबसे ज्यादा सवाल होता है। तो इसका भी मैं आपका पूरा क्लियर करूंगा कि कितने दिन में जुड़ती है। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे इसकी स्टेजेस की, यानी प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग, यानी कि जब हड्डी टूट गई तो वो कितना दिन में जुड़ेगी और क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे उसकी स्टेजेस होती है, ये सारा मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोई अगर फ्रैक्चर हुआ है तो किस फ्रैक्चर में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है या रॉड डलवाने की या क्या क्या जरूरत पड़ती है, और कोई कौन सा किस टाइप का फ्रैक्चर जो है बिना सर्जरी के या बिना ऑपरेशन के प्लास्टर चढ़ा के ही ठीक हो सकता है। तो ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और फिर इसके बाद में सबसे ज्यादा जो जरूरी सवाल होता है मेरे से कि अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी डाइट में क्या लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि भाई ऐसे फ्रैक्चर हो गया, अब इसके बाद में फ्रैक्चर ठीक भी हो गया, मान लो आपने प्लास्टर करवाया, प्लास्टर कटवा दिया। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि कोई फ्रैक्चर जब हो जाता है तो उसमें प्लास्टर कटने के बाद यानी ठीक होने के बाद में 1-2 महीने बाद जब भी ठीक होता है बंदा, तो उसके वो जगह दर्द करती है, यानी दर्द हो रहा है तो वो उसके लिए क्या घरेलू उपचार करे, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। ठीक है, और इसके अलावा जैसे अगर थोड़ा सा स्पाज्म आ गया, जकड़न आ जाती है, आपने देखा होगा, वो उसके लिए क्या करें, तो ये सारा मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी बॉडी में कौन सी बोन होती है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हाथों की। ठीक है, तो जैसे हमारा हाथ होता है इसको अपर लिम्ब बोलते हैं। तो जैसे हमारा हाथ स्टार्ट होता है इधर से, ये वाला पूरा शोल्डर है, शोल्डर के नीचे हाथ स्टार्ट होगा, लेकिन शोल्डर के आगे ऊपर साइड में एक ये हड्डी होती है यानी बोन होती है, इसको हम क्लेविकल बोलते हैं। कभी ऐसे कोई गिरा तो इस क्लेविकल में भी कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, क्लेविकल के बाद में एक पीछे अगर साइड में देखें हम इधर, तो एक पीछे साइड में भी एक बोन आएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केपुला। कुछ अगर एक्सीडेंट हुआ, कुछ आया, अगर इधर चोट लगी तो कभी कभी स्केपुला में भी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में शोल्डर जॉइंट हो गया। शोल्डर जॉइंट के नीचे ये जो हमारी हड्डी होती है, बाजू होती है, यहाँ ट्राइसेप्स बाइसेप मसल होते हैं। ठीक है, यहाँ जो फ्रैक्चर होता है इसमें जो बोन होती है वो होती है हुमरस, इसको क्या बोलते हैं, हुमरस। अब हुमरस में जो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होता है वो होता है भाई हेड, ये हेड है, इसके नीचे ये होती है सर्जिकल नेक यानी नेक ऑफ हुमरस, इस जगह से सबसे ज्यादा बोन फ्रैक्चर होती है। इसके बाद में फिर हम नीचे जाएंगे, और भी कहीं भी हो सकती है, कहीं भी जहां भी चोट लगी उधर भी हो सकती है ना। इसके बाद में हमारा एल्बो जॉइंट आ जाता है, यानी जो कोहनी बोलते हैं। कोहनी के नीचे हमारा फिर ये वाला बाजू वाली यानी फोरआर्म बोलते हैं अपन। ठीक है, अब फोरआर्म जो हमारा हाथ होता है, इस वाले में 2 हड्डियां होती हैं, बाहर साइड में एक हड्डी और एक अंदर साइड में। ठीक है, अंदर वाली बोन को हम बोलते हैं अल्ना और बाहर वाली को बोलते हैं रेडियस। तो इनमें भी कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है ना। अब इसके बाद में हमारा फिर ये रिस्ट जॉइंट आ जाता है, कलाई बोलते हैं। कलाई के नीचे फिर जो अब ये जो 8 बोन होती हैं छोटी छोटी, इनको हम मेटाकार्पल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी कार्पल बोलते हैं इनको। तो ये कार्पल जो बोन होती है ये बहुत छोटी छोटी होती है, तो इनके अंदर अक्सर देखने को मिलता है फ्रैक्चर नहीं होता है। कभी अगर इधर चोट लगी तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिसलोकेट हो जाती है। तो क्योंकि छोटी छोटी बोन है तो कभी कभी डिसलोकेट ज्यादा होता है, जो हमारी हाथ की हथेली होती है इधर वाले एरिया में। लेकिन हथेली के नीचे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे ये 5 हड्डी लंबी लंबी होती हैं, इनमें ज्यादातर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल बोन। ठीक है, मेटाकार्पल के बाद में फिर आप नीचे जाएंगे तो हमारी उंगलियों की हड्डी आ जाती है, इनको फेलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, यानी 3-3-4 उंगलियों में, बाकी अंगूठे में 2, ऐसे करके 14 बोन होती है। तो ये तो हमारे हाथों की हड्डी हो गई। ठीक है, इसी तरह से अब अगर हम पैर की बात करेंगे तो पैर में आप देख रहे होंगे ऐसे ये जो होती है हिप बोन होती है, दोनों जो कूल्हे की बोन बोलते हैं ना, हिप बोन हो गई है दोनों। ठीक है, तो जब चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो इन हिप बोन में भी कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है ना। इसमें 3 पार्ट होते हैं हिप बोन में एक्चुअली, ऊपर वाला इलियम,
आगे वाला प्यूबिस और जो पीछे वाला होता है इसको इस्चियम बोलते हैं अपन। तो इनमें कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है, वो आपकी चोट पर डिपेंड करेगा कि किस जगह चोट लगी है। इसके बाद में फिर हमारा जो सबसे ज्यादा होता है जांघ के अंदर जो होता है, जो जिसमें एक सबसे लंबी बोन होती है, उसको हम बोलते हैं फीमर। तो फीमर बोन ये होती है सबसे लंबी, बॉडी की सबसे लंबी बोन बोलते हैं ये हड्डी। इसमें फीमर में भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। जो फीमर में सबसे ज्यादा होता है वो होता है ये जो हेड के बाद ये नेक लंबी सी जहां से बोन स्टार्ट होती है, ये वाला जो एरिया देख पा रहे होंगे, इस पे सबसे ज्यादा होता है ना। इसमें कभी कभी ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, एवीएन भी बोलते हैं, वो भी हो जाता है। अब बाकी का ये कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है जांघ के अंदर यानी फीमर बोन के अंदर। इसके बाद में फिर आता है हमारा घुटना। अब घुटने में आप देखेंगे तो एक घुटने के सामने एक ये छोटी सी हड्डी रखी रहती है, इसको हम पटेला बोन बोलते हैं या घुटने की कटोरी बोल सकते हैं। मान लो कोई ऐसा चोट लगी कि घुटने में सामने से आगे एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगती है, ठीक है, तो वो इसमें भी फ्रैक्चर होता है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद फिर हम जाएंगे घुटने के नीचे, हमारा लेग आ जाता है। घुटने के नीचे का जो पैर आता है यानी कि एंकल ज्वाइंट और नी ज्वाइंट के बीच का भाग जो होता है, इसको लेग बोलते हैं। इसमें हमारे दो हड्डियां होती हैं। अब एक बाहर होती है पतली सी हड्डी, इसको हम बोलते हैं फिबुला, और जो अंदर होती है मोटी हड्डी, जो मेन हड्डी है, इसको बोलते हैं टिबिया। तो इनमें भी कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, अब हमारा पंजा आएगा एंकल के नीचे। तो पंजे में जैसे मैंने आपको बताया ये वाली एडी की हड्डी होती है जिसको हम कैल्केनियम बोलते हैं। इसके बाद में बाकी ये जो है टार्सल बोन होती है ना। टार्सल के बाद में जो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है भाई, वो मिलता है ये 5 हड्डी जो लंबी वाली होती है, जिनको हम मेटाटार्सल बोलते हैं। अब जैसे मान लो किसी के पैर पे कोई पहिया चढ़ गया, या कोई भारी गाड़ी का ट्रक, या कोई भी ऐसे कोई मोटर या जो भी है कोई पहिया जो व्हील आ गया मान लो, ठीक है, तो ये इसमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो इनका भी जो है ठीक हो जाता है। इसके बाद फिर पैर की उंगलियां हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डी होती है, फेलेंक्स होते हैं, उनमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें काफी लोगों में जैसे कभी कभी पसलियां टूट जाती हैं, रिप्स होती हैं, जैसे हमारी 12 हड्डियां होती हैं, तो आप ये देख पा रहे होंगे जैसे 12 लेफ्ट साइड में, 12 राइट साइड में पसलियां होती हैं, इनमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। किसी किसी को स्कल में हो जाता है, जैसे हमारा खोपड़ी होती है, ठीक है, खोपड़ी में भी जैसे नीचे ये मैंडिबल बोन होती है, इसमें होता है। किसी को ऊपर मैक्सिला, बाकी ये फ्रंटल बोन, ऊपर पैराइटल है ना, और इसके बाद में टेम्पोरल बोन होती है, पीछे ऑसिपिटल बोन होती है। कभी कभी इधर भी फ्रैक्चर होता है, तो ये भी इंजरी की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से। इसके बाद में फिर हमारा ये जो होती है रीढ़ की हड्डियां, ये टोटल 33 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, इनमें भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये तो मैंने आपको हड्डियों के बारे में बताया कि भाई किस जगह कौन सी बोन होती है, कौन सी हड्डी होती है। तो ये तो आप जब अपना एक्सरे करवाएंगे तो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि कौन सी वाली बोन में फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो फ्रैक्चर तो आपको मालूम चल ही गया है। अब इसके बाद में हम बात करें, जो हमारा मेन पॉइंट है कि फ्रैक्चर जो है कैसे जुड़ता है, यानी कि हड्डी टूट गई तो वो कैसे जुड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रैक्चर कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला होता है एक ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं, जैसे मान लो कोई एक हड्डी है, जैसे ये हड्डी है, मान लो ये टूट के अपनी जगह से बाहर हो जाए और स्किन के बाहर आ जाए। तो मतलब जैसे कोई बहुत ज्यादा चोट लगी है, हड्डी टूटी और बाहर आ गई, तो उसको ओपन फ्रैक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है क्लोज्ड फ्रैक्चर, मतलब अंदर ही है, या कॉम्पैक्ट कंपाउंड फ्रैक्चर यानी अंदर ही है ना, बड़ा फ्रैक्चर होता है। और डिसलोकेटेड मतलब अपनी जगह से हट गया वो, ठीक है, यानी जैसे हड्डी टूटी और दूर हो गई, तो ये डिसलोकेटेड है ना। अब उसके बाद में कोई स्पाइरल फ्रैक्चर भी हो सकता है। स्पाइरल मतलब जैसे स्पाइरल जैसे होता है ना, ऑब्लिक में, इस टाइप से भी आ सकता है। कभी कभी ऐसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि आधी हड्डी टूट गई, आधी जुड़ी हुई है ना, ये इस टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। और कॉम्पैक्ट कंपाउंड फ्रैक्चर जो बहुत ज्यादा टुकड़ों में टूट जाता है। सिंपल फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं। हेयरलाइन फ्रैक्चर में क्या होता है, क्रैक आता है, जैसे एक हड्डी है वो टूटी लेकिन अपनी जगह से अलग नहीं हुई है, ठीक है। तो ये फ्रैक्चर के टाइप्स होते हैं। अच्छा, इनके ऊपर मैंने एक वीडियो और बना रखी है जिसको कई लाख लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने लैपटॉप से पूरा फोटो के द्वारा यानी बहुत अच्छे से समझाया है कि फ्रैक्चर में जो है किस टाइप का कौन सा फ्रैक्चर होता है। इसके ऊपर बाकायदा अच्छी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। इसको आप भी देख सकते हैं, जो ऊपर वीडियो में आई बटन पे एक लिंक आएगी, उसको खोल के भी देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के बाद में मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं जाके इस वीडियो के बाद में। तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्चर के टाइप हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसमें जो है कौन सी स्टेज आती है, यानी कैसे फ्रैक्चर जुड़ता है, यानी बॉडी हील्स कैसे करती है, यानी रिपेयर कैसे होता है फ्रैक्चर हुआ तो, ठीक है। तो देखो भाई कोई भी फ्रैक्चर होता है तो उसमें हमारी बॉडी में 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहली स्टेज आती है जिसको हम हेमेटोमा बोलते हैं। हेमेटोमा बोला जाता है यानी कि जब हड्डी टूटती है तो उस जगह ब्लड आके हेमरेज हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉट बनता है। देखा होगा आपने। अच्छा, एक चीज देखी होगी, जब भी कहीं भी फ्रैक्चर हो उस जगह सूजन आ जाती है, आपने देखा होगा। सूजन को ही हम हेमेटोमा बोलते हैं, ठीक है। वहां ब्लड भर गया, आके ब्लड क्लॉट हो गया, तो वो फर्स्ट स्टेज हो गई। ये स्टेज जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है
यानी कि बोल सकते हैं कि जैसे ही फ्रैक्चर होगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी और 1 हफ्ते तक रह सकती है, यानी 7 दिन तक करीब रह सकती है ये, ठीक है, 5 से 7 दिन। तो ये पहली स्टेज होती है हेमाटोमा, यानी फ्रैक्चर हुआ, ये जब हेमाटोमा होने के बाद ही मान के चलो आप बोन हीलिंग यानी जुड़ने की प्रोसेस चालू हो जाती है। उसके बाद में फिर दूसरी स्टेज आती है हमारी, जिसको बोलते हैं अपन जो है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन इसको या फाइब्रो कार्टिलेजिनस फॉर्मेशन होता है, मतलब जैसे हड्डी टूटी, अब उसके बाद में वहां पहला हेमाटोमा स्वेलिंग आई, उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, उधर एक सॉफ्ट हड्डी बनेगी, इसको सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन बोलते हैं। वहां पर ब्लड वेसल यानी हमारी जुड़ने लगती हैं और उसके बाद में फिर जो है कुछ कार्टिलेज यानी कि और फाइबर के जो है फाइबर बनने लगते हैं, मतलब एक ऐसे समझ लो कि एक सॉफ्ट हड्डी बनती है उधर, ठीक है। ये जो प्रोसेस चलती है 2 से 3 हफ्ते तक चलती है, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारी जब वो सॉफ्ट हड्डी बन जाती है उस जगह, अब वो सॉफ्ट हड्डी कन्वर्ट होगी हार्ड कैलस में, मतलब हार्ड बोन में, ठीक है। तो वो हार्ड बोन जो है मतलब जैसे रियल बोन होती है वैसे ही बनने लगती है धीरे धीरे। तो ये वाली जो है बोन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है हमारी, मान लो 1 महीने से लेके 3 महीने तक के बीच में, मतलब मान के चलो 1 से 3-4 महीने तक चलती है, यानी बोन जैसे बनने लगेगी पहले जैसे, ठीक है। अब मान लो पूरी बोन बनेगी तो थोड़ी ओवर ग्रोथ हो जाती है ना। अब उस ओवर ग्रोथ को कम करने के लिए फिर हमारी जो 4th स्टेज आती है वो आती है रीमॉडलिंग। अब रीमॉडलिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो एक हड्डी टूटी, अब वो नई हड्डी उसके चारों साइड में बन गई, अब उसको वो जो द्वारा पहले ऐसा शेप देने के लिए वो जो एक्स्ट्रा हड्डी बनी है उसके ऊपर उसको पूरा हटाती है, तो वो स्टेज बॉडी अपने आप ही हटाती है, उसको रीमॉडलिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो एक लोहे की रॉड है, वो टूट गई है, अब आप क्या करेंगे, उस पर बेल्डिंग कराएंगे, तो रॉड को पूरा पास में लाए और उसके चारों साइड में आपने बेल्डिंग करा दिया। बेल्डिंग तो हो गई, रॉड तो जुड़ गई है, लेकिन उसके चारों साइड में बेल्डिंग दिखेगी ना मोटी मोटी, पर अब उसके लिए क्या करेंगे, आप ग्राइंडर लेंगे, उसको चारों साइड से घिस देंगे तो वो अपने पहले ऐसे शेप में आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमारी हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन उसके चारों साइड में ओवर ग्रोथ हो जाती है बोन की, ठीक है। तो उसको ओवर ग्रोथ को अपने आप ही बॉडी रिमूव करती है, उसको बोलते हैं रीमॉडलिंग, मतलब पहले ऐसे शेप में हड्डी आना। तो ये प्रोसेस जो है हमारे 3-4 महीने के बाद में 1 साल तक या 1.5-2 साल तक चलती रहती है, जो अपने आप चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई, स्टेजेस हो गई हड्डी जुड़ने की। अब बात करते हैं कि भाई जैसे हड्डी टूटी है तो उसमें किस हड्डी में हमें फ्रैक्चर जैसे हुआ, तो किस हड्डी में हमें नॉर्मल फ्रैक्चर मतलब ठीक हो सकता है, यानी प्लास्टर से ठीक हो सकता है, किसमें हमें ऑपरेशन सर्जरी की जरूरत पड़ती है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि जैसे मान लो कोई हड्डी है, तो हड्डी में कोई डॉक्टर कुछ नहीं करता है जुड़ने में, हड्डी खुद ही स्वयं जुड़ती है, यानी कि हमारी बॉडी बोलते हैं ना, बॉडी हील्स इटसेल्फ, यानी बॉडी अपने आप ही अपने आप को जोड़ती है ना। बस डॉक्टर का काम क्या होता है कि ये हड्डी है अगर टूटी है मान लो, तो जैसे अब आप भी समझदार हैं, देखो समझ सकते हैं, मान लो ये पूरी हड्डी है जुड़ी हुई है, ठीक है। अब मान लो ये फ्रैक्चर हो गया, इधर फ्रैक्चर आ गया, राइट। अब ये फ्रैक्चर आ गया तो अब ये इस टाइप से दूर दूर दोनों हड्डी के टुकड़े रखें तो क्या जुड़ पाएंगे, क्या नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों हड्डियों को पास में लाके आमने सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो काम है आमने सामने लाने का, ये होता है डॉक्टर का, ठीक है, सर्जन का। तो अब मान लो हड्डी टूटी तो उसको डॉक्टर क्या करेगा, पास में लाएगा। अब पास में लाने के बाद में अब इसमें भी 2 कंडीशन आती है कि मान लो किसी की हड्डी किसी किसी की ऐसी होती है, टूट के अलग नहीं होती है, वहीं की में रखी रहती है। अब वहीं की में रखी है तो हड्डी अपने आप ही जुड़ जाएगी, उसमें जो है प्लास्टर कर दो जिससे कि हिले डुले ना, तो वो अपने आप ही जुड़ जाएगी। जैसे हेयर लाइन फ्रैक्चर है, छोटा फ्रैक्चर है उसमें, ठीक है, उसमें प्लास्टर से ही काम चल जाता है। लेकिन मान लो कोई हड्डी टूट गई और डिस्प्लेस्ड हो गई, मतलब अपनी जगह से बहुत ज्यादा दूर है, अब वो कैसे जुड़ेगी, तो उसमें तो डॉक्टर को करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था है ना, तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा, उसको हड्डियों को पास में लाएगा। अब पास में लाने के बाद में वो द्वारा दूर ना हो जाए, इसकी वजह से कभी इसमें क्या करना पड़ता है कि इसके ऊपर एक प्लेट डालनी पड़ती है, ठीक है। अब वो डॉक्टर आपके सर्जन डिसाइड करेंगे, वो हड्डियों के ऊपर डिपेंड रहता है कौन सी हड्डी में प्लेट डालनी है, तो या तो इसके ऊपर एक प्लेट लगा दी जाएगी, ठीक है, प्लेट लगाएंगे, स्क्रू डाल देंगे, अपनी जगह बनी रहेगी वो, ठीक है। या फिर अगर लंबी मोटी हड्डी है हाथों की पैरों की, तो उसमें अंदर कभी कभी नेल डाल दिया जाता है, इसको रॉड बोलते हैं हिंदी में, कि फ्रैक्चर में रॉड डली है, ठीक है। तो वो हड्डी के अंदर अंदर खोखलापन होता है, मेडुलरी कैविटी, उसके अंदर रॉड डाल देते हैं। तो रॉड का भी काम क्या है कि वो हड्डी को दूर नहीं होने देती है, ठीक है। तो हड्डी को मतलब ये है कि मेन हमारा पॉइंट ये होता है कि हड्डी दूर ना रहे, पास में बनी रहे, जिससे कि वो जुड़ जाए। तो आई होप आपको समझ में आया है कि हड्डी कैसे जुड़ेगी, ठीक है। अब मान लो डॉक्टर ने कर दिया या आपने प्लास्टर लगाया, वो हड्डी के चारों साइड में हो गया, तो वो हड्डी जुड़ने लगेगी, वो जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताई 4 स्टेज में है ना। अब मान लो ये तो हड्डी का प्रोसेस चालू हो गया। अब बात करते हैं हम, जैसे आपने प्रोसेस तो करवा लिया या प्लास्टर करवा लिया, अब जो मेरे से सबसे ज्यादा सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाएं हम इसमें, यानी फ्रैक्चर हो गया है, क्या खाने से जल्दी जुड़ेगी और क्या ना खाएं, परहेज क्या करें। तो देखो अपन एक एक करके बात करते हैं।
सबसे पहले हमें इसमें जो है न्यूट्रिशन की यानी डाइट की बड़ी रिकमेंडेशन रहता है, हम तो जरूरत पड़ती है हड्डी टूटने में। तो जो डाइट में हमें चाहिए, जिसमें हमें कैल्शियम चाहिए भाई अच्छी मात्रा में, क्योंकि हड्डी तो कैल्शियम से बनी है, ठीक है। दूसरा प्रोटीन चाहिए हमें, प्रोटीन से भी हड्डी जुड़ती है, ठीक है। उसके बाद में मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, ठीक है, विटामिन डी वगैरह विटामिन भी चाहिए अच्छी खासी, और आपको अच्छी चीजें चाहिए। तो देखो मैं एक एक करके आपको जैसे जो मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ आपको बताते जा रहा हूँ क्या खाएं। तो देखो सबसे पहले हमें जैसे मालूम है भाई, हमें जो अवेलेबल होता है दूध होता है, मिल्क। तो मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, एज यू नो, है ना, अच्छा खासा उसमें कैल्शियम होता है। तो आप मिल्क पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं। लेकिन दूध को और अच्छा इफेक्टिव बनाना तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसमें आप उस तरीके से पियेंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। कि क्या करना, आपको 1 या 2 गिलास लेंगे आप दूध लेंगे। अब उस 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, हल्दी पाउडर जो नॉर्मल हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर की क्वालिटी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन कम करता है, ठीक है। तो आधा चम्मच उसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे गर्म करने से पहले। फिर उसी दूध के अंदर 3 से 4 छुहारे समझते हैं, जैसे जिसको सूखे खजूर बोलते हैं कुछ लोग, या फिर कुछ लोग जो है खारक बोलते हैं, पीले कलर के वो सूखे खजूर देखे होंगे, तो वो तोड़ के उसमें डाल दो दूध में गर्म करने से पहले, 3 से 4, है ना। उसी दूध में फिर आप जो है 4 से 5 मुनक्का डाल दो। मुनक्का बोलते हैं बड़ी किशमिश जो आती है ना, मनुका या मुनक्का या खारिक बोलते हैं गुजराती में, ठीक है। काफी लोग जैसे जानते हैं, जो उसके अंदर बीज निकलता है, अंगूर की बनी होती है, देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, वो ब्राउन कलर की आती है, वो डाल सकते हैं। 5 वो डाल दो। ये तीनों आइटम डाल के, यानी 1 गिलास दूध, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 छुहारे और 5 मुनक्का, ठीक है, डाल के उस दूध को फिर गर्म करो अच्छे से। गर्म करके उस दूध को गरम गरम पीना होगा आपको, ठीक है। जैसे 1 गिलास सुबह पी सकते हैं, और चाहो तो 1 गिलास रात को भी पी लो, ऐसे खाने के बाद में, सुबह नाश्ते के टाइम पे पी लो तो अच्छा काम करेगा ये, है ना। नेचुरल पेन किलर भी होता है हल्दी वाला दूध, तो आप पी सकते हैं, ये अच्छा काम करता है हड्डी जोड़ने में। इसके बाद में फिर दूसरा आइटम, जैसे आप मान लीजिए हरी सब्जियां खाओ सारी की सारी। भाई हरी सब्जियों में अच्छी विटामिन होती है, हरी सब्जी, पत्तेदार हरी सब्जियां जो भी मिलती हैं, दूसरी हरी सब्जियां खाओ, लेकिन ऑयल कम डालें उसके अंदर, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालना रहता है उसमें, ठीक है। सब्जी पकाएं लेकिन ऑयल कम, ज्यादा मिर्च मसाले वाली ना खाएं। तो सब्जियों में, सभी सब्जियों में विटामिन अच्छी होती है, ठीक है। इसके बाद में फिर आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स में भी अच्छी विटामिन होती है, जैसे संतरा, मौसमी, है ना, सेब, केला, पपीता, जो भी आप फ्रूट्स मिल सकते हैं खा सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो शुगर के हिसाब से जो ज्यादा मीठे वाले फ्रूट्स होते हैं वो ना खाएं, बाकी शुगर नहीं है तो सारे फ्रूट्स खा सकते हैं आप, है ना। बस ठंडे ना खाएं ज्यादा, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे खा सकते हैं, और अपना जूस भी पी सकते हैं उनका, ठीक है। इसके बाद में फिर ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं चाहें तो आप, उनमें भी अच्छी न्यूट्रिशन मिल जाती है। काजू, बादाम, अखरोट, जो भी पिस्ते वगैरह जो मिलते हैं सब बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद में फिर आप जो है एक आइटम और खा सकते हैं, वो भी अच्छा आपको पेन किलर का काम करेगा, यानी, है ना। जैसे मैं अपने पेशेंट को बोलता हूं, जैसे आप लोग जानते हैं मेथी मिलती है, फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, मेथी के दाने आते हैं, पीले कलर के आते हैं, उनको खा के यानी दर्द में थोड़ा राहत मिलती है उसमें। तो उसका खाने का तरीका ये रहेगा कि सूखी मेथी नहीं खानी है, उसके लिए क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे आप, ठीक है। 1 गिलास पानी लेके उसके अंदर रात को, मतलब उसके अंदर 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच मेथी के दाने भिगो के रख दो, पानी के अंदर सोख करके रख दो, ठीक है। पूरी रात भिगो के रखो, सुबह मेथी को पानी में से निकाल लो। निकालने के बाद में फिर उसको आपको चबा चबा के सुबह खाली पेट खाना होगा, है ना। अच्छा, कुछ लोग खा पाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कड़वी लगती है नहीं खा पाते, तो उसके साथ में आप कुछ उसमें या तो किशमिश मिला लो सुबह, है ना, या फिर जो अंजीर आती है, फिग बोलते हैं, ड्राई फिग, वो भी मिला सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। और फिग को आपको, जो अंजीर है उसको पानी में या तो गलाएं रात को, या सूखा सुबह डायरेक्ट मिला लें मेथी के अंदर, लेकिन मेथी को जरूर गलाएं, है ना, रात को भिगोना है। तो ये आप खाएंगे तो इससे भी अच्छा फायदा मिलता है ना। उसके बाद में फिर दूसरा आप खा सकते हैं, जैसे कि और प्रोटीन के लिए, जैसे आप मान लो अंडे हो गए, जो लोग अंडे खाते हैं वो अंडे खा सकते हैं। इसके अलावा मीट, जैसे मटन, चिकन, ये भी ले सकते हैं अगर खाते हैं तो आप। अगर नहीं खाते हैं तो उसकी जगह आप जो है पनीर ले सकती है। पनीर में भी अच्छा प्रोटीन है और कैल्शियम है, लेकिन पनीर में ज्यादा चिकनाई वगैरह, तेल वगैरह ना डालें, ठीक है, ज्यादा मिर्च मसाले वाला हैवी ना बनाएं। और अगर अंडे भी खाते हैं तो अंडे को बॉईल करके खाएं, उसका जैसे ज्यादा प्रोसेसिंग, अंडा आमलेट बामलेट ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है, ये ना बनाएं, ठीक है। सादा अंडा बॉईल करके भी खाएंगे, 2 अंडे काफी हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद में फिर और बात करें तो आप चने भी खा सकते हैं, चने में भी अच्छा प्रोटीन होता है। रात को भिगो दो, आप उसको सुबह खा लो, जैसे चबा चबा के खाते हैं ना। अच्छा, सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे एक आइटम और खा सकते हैं आप, जो है स्प्राउट बोलते हैं। स्प्राउट में भी अच्छा खासा बी कॉम्प्लेक्स वगैरह मिलता है। तो स्प्राउट बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। जैसे मान लो आप जो है रात को पानी लेना है एक कटोरी में या कोई बर्तन में, उसके अंदर 1 मुट्ठी जो है चने जो काले चने आते हैं वो रात को भिगो के रख दो। उसके बाद में फिर 1 जो है मुट्ठी मूंग की दाल, मूंग हरी वाली दाल आती है, वो भिगो दो। उसके बाद में 1 मुट्ठी जो है मूंगफली, जो पीनट या ग्राउंडनट बोलते हैं, वो भिगो के रख दो, ठीक है। ये तीनों आइटम भिगो के रखो। मतलब जैसे मान लो आपने कल के लिए बनाना है, मान लो ऐसे, तो आज सुबह आपको भिगो के रखना पड़ेगा। आज सुबह से रात तक भिगो के रखो उसको। भिगोने
होने के बाद में रात को उनको निकाल करके एक गीले कपड़े के अंदर लपेट के रख दो, तो सुबह फिर उसको निकाल के वो स्प्राउटेड हो जाएगा, मतलब अंकुरित हो जाएगा, उसको आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं। तो उसमें बड़े अच्छी विटामिन वगैरह मिलती हैं और बड़ा फायदा करता है, ठीक है। तो ये आप सारी चीजें खा सकते हैं, मतलब ये हेल्दी खाना खाओ अपना, जैसे कि अपना रोटी भी खाओ, बढ़िया रोटी सब्जी खाओ, सारी हेल्दी खाओ, लेकिन ज्यादा ऐसे मिर्च मसाले वाले ना खाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या नहीं खाना है, परहेज क्या करना है। तो देखो परहेज में आपको एक तो कोई भी ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी है। खट्टी चीजें जैसे खटियाई वाले, जैसे सॉस, चटनी, अचार, रायता, खट्टा दही है ना, दही ताजा दही खा सकते हैं, लेकिन ठंडा और खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताजा दही चलेगा, ठीक है, अच्छा दही में भी अच्छा कैल्शियम मिल जाता है, लेकिन खट्टा और ठंडा नहीं खाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा खटियाई से, जैसे बोलते ना पहले के टाइम पे बोलते खटियाई से सूजन बढ़ती है, दर्द, तो खटियाई से सूजन दर्द बढ़ सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि आपको तो फ्रैक्चर है। इसके बाद में फिर जो है आपको दूसरे आइटम मिर्च मसाले वाले जंक फूड, फास्ट फूड भी नहीं खाने ज्यादा, जैसे कि मान लो पिज्जा, बर्गर, नूडल, मैगी, पास्ता, कचौड़ी, भजिए, ऐसे आइटम ना खाएं। थोड़ा बहुत कभी कभार चल जाता है भाई, रेगुलर बेस पे ना खाएं आप उसके जब आपका फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। इसके बाद में फिर आप जो है कोई भी जैसे मान लो आपको जैसे शौक है भाई, ये बहुत खास ध्यान रखना है, मैं सारे मरीजों को बोलता हूँ कि ये तो बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। आप अगर स्मोकिंग करेंगे तो जो स्मोकिंग से देखा गया रिजल्ट मिला है इसका, कि जो हमारी हड्डी जुड़ने की प्रोसेसिंग होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, यानी बहुत दिन लग सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग तो बिल्कुल छोड़ दो भाई, ठीक है। या फिर स्मोकिंग के अलावा आप अल्कोहल लेते हैं वो भी ना लें, ठीक है। या फिर टबैको या तंबाकू वगैरह खाते हैं तो ये ऐसे आइटम मतलब ना खाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद में फिर जो है एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा भी ना खाएं, फ्रीज का रखा हुआ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा जूस, ठंडा पानी, या जो भी एकदम चिल्ड आइटम ना लें। अगर गर्मी का टाइम है भाई, ठंडा पानी पीने का मन है तो जितना मटके के अंदर ठंडा पानी होता है उतना चलेगा, एकदम चिल्ड पानी ना पिए। चिल्ड पानी पीने से क्या होता है कि थोड़ा स्पाज्म आता है, थोड़ा सा दर्द बढ़ सकता है आपको, ठीक है। तो ये आपको खासकर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको खाना और ना खाने वाली चीजें, इनका ध्यान रखें फ्रैक्चर के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद में आपकी दवाई चलती रहेंगी, जो आपके डॉक्टर साहब दवाई दी है वो आपको चलने देनी है, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि लास्ट में, जैसे मेरे से कई लोग पूछते हैं और होता भी है कि जैसे मान लो आपका फ्रैक्चर ठीक हो गया है ना, अब ठीक होने के बाद में क्या होता है कि जैसे कोई भी जैसे हाथ में फ्रैक्चर हुआ या पैर में हुआ, प्लास्टर लगा है या दूसरा चीज है, तो जब फ्रैक्चर तो ठीक हो गया, लेकिन उस जगह दर्द होता है फ्रैक्चर ठीक होने के बाद में, या थोड़ी जकड़न आ जाती है, तो उसके लिए क्या करें डॉक्टर साहब, पूछते हैं लोग। तो देखो इसके लिए आपको बहुत आसान है, एक तो आप जो है सिकाई कर सकते हैं उसकी। अच्छा, सिकाई आप जब करेंगे जब आपकी उस जगह सूजन नहीं रही है, जहां भी फ्रैक्चर हुआ है वहां देख लो सूजन खत्म हो जाती है 1-2 महीने बाद, जो भी है, जब आपका ठीक हो जाएगा वो बोन, तो सूजन नहीं है तो दर्द के लिए आप क्या करेंगे, जकड़न के लिए सिकाई करेंगे उस जगह की। सिकाई करने का बहुत आसान तरीका है कि एक आधा बाल्टी पानी ले लो, या आधा या 1 बाल्टी यानी 10-15 लीटर पानी लो, ठीक है। उसके अंदर आपको 5 चम्मच फिटकरी का पाउडर डालना है। फिटकरी एलम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, देखा होगा आपने, पहले के लोग शेविंग करने के बाद गालों पे लगाते थे, है ना। या फिर जैसे फिटकरी, तो उसको पीस लो, थोड़ा दलिया टाइप का बनाओ और उस डब्बे में रख लो, उसमें से 5 चम्मच गर्म पानी में डाल दो। गर्म पानी कितना रखना है, जितना अपन सहन कर लें, बर्दाश्त कर लें। जैसे कि हम लोग नहाने से पहले पानी को चेक करते हैं ना, ज्यादा गर्म तो नहीं है, पता चला ज्यादा गर्म पानी था, जल गए हम, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना बर्दाश्त कर लें उतना गर्म रहेगा। उसके बाद में वो पानी भर भर के जिस जगह फ्रैक्चर हुआ है उस जगह आप उस पानी को धीरे धीरे ऊपर नीचे डाल दे रहे हैं। तो आप जो है 10 से 15 मिनट ये सिकाई कर लें उस जगह की, सुबह भी करें शाम को भी करें, लेकिन सूजन नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। अगर सूजन है तो ये ना करें आप, ठीक है। तो ये जो है आप सिकाई करेंगे, और जब ये सिकाई कब करेंगे, जब आपकी हड्डी जुड़ेगी उसके बाद में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सूजन रहेगी आपको, ठीक है। जब आपको चलने फिरने की बोल दिया जाए तब ये सिकाई करें, क्योंकि उसी टाइम पे आपको जकड़न आती है, दर्द आता है थोड़ा सा। इसके बाद में फिर आप जो है मूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज। तो आप अपने पास के किसी फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाके एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ तो आप मुझे भी बताएं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकता हूं कि जिस जगह की फ्रैक्चर, कौन सा फ्रैक्चर हुआ है उसके ऊपर। तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं कि आपको फ्रैक्चर हुआ है तो किस जगह का हुआ है ना। और हो सकता है कि मैं आपसे अगर जरूरत पड़ी तो मैं कॉल पर भी बात कर सकता हूँ, आपका नंबर मांग के मैं आपसे एक्सरे मंगाऊंगा और आपको पूरा कंसल्टेशन दे सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ उसके बारे में। तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस जगह फ्रैक्चर हुआ है, कौन सी हड्डी में हुआ है, कब हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में फिर अपन बात कर रहे थे, तो फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं जिस भी जगह हुआ है, लेकिन एक बार परामर्श जरूर ले लें अपने डॉक्टर से कि वो जब बोलें तभी आप जो है चलना फिरना या फिर जो है ये ध्यान दें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाई, जैसे लास्ट में जैसे कि नॉर्मली कितने दिन में हड्डी जुड़ी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नॉर्मली जो हड्डी जुड़ जाती है हमारी जो है 40 दिन से लेके 60 दिन या 90 दिन तक, मतलब मान लो 1-1.5 महीने से लेके 3 महीने तक के बीच में हड्डी जुड़ जाती है।
अब इसमें भी कुछ फैक्टर ऐसे आते हैं कि जैसे काफी लोगों में ये रहता है कि डिपेंड करता है, ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। जैसे कि मान लो किसी को शुगर है या किसी का हीलिंग, जैसे बोल सकते हैं कि जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो होती है, नहीं हो पाता, या एज वाला फैक्टर भी रहता है। जैसे किसी की बहुत ज्यादा एज है तो एज वाले पर्सन में भी जो है थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग होती है। जितना यंग लोग हैं उसमें ज्यादा जल्दी हड्डी जुड़ती है। तो मतलब ये 1.5 से 2 महीने 3 महीने के बीच में हड्डी नॉर्मल जुड़ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको ये यूजफुल रही है वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करें। और बाकी अब हम बात करते हैं फीस की, क्योंकि मैंने इतनी सारी जानकारी दी तो फीस तो लूंगा ना आपसे, है ना। तो भाई देखो, फीस नहीं चाहिए मुझे, आपसे एक रिक्वेस्ट है, फीस की जगह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखो, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपके पैसे तो लगने नहीं है, लेकिन उससे मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा भी बिजी शेड्यूल है ना। तो उसमें से निकाल के आपके लिए और ऐसी जानकारी वाली वीडियो बना सकता हूं। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। और बाकी आप अपने फ्रैक्चर के बारे में जरूर बताएंगे मुझे, कौन सा फ्रैक्चर है, जिससे अगर मुझे टाइम मिला तो आपसे बात करूं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।